नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 10 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम बूस्टर हिंदी में। आज की हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के बारे में। इसमें हाल ही में अभी अमेंडमेंट किया गया है, तो पहले इसके अमेंडमेंट से जानने से पहले हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। क्या है ये स्कीम? इस स्कीम के तहत हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन की व्यवस्था की गई है। तो पहले हम ये जान लेते हैं, इस योजना को शुरुआत किया गया था 2018-19 के बजट में ये पहली बार पेश की गई थी। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन शामिल किए गए हैं? इसमें शामिल किया गया है हमारा IISER, IITs, IISc बेंगलोर और अन्य जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो हायर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। NIT को भी इसमें शामिल किया गया है। इस स्कीम में होगा क्या, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होंगे IISc और IIT में PhD प्रोग्राम के लिए। उसके बाद ये जो है लैब बेस रिसर्च पर फोकस किया जाएगा इसमें, और फेलोशिप दी जाएगी 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ एक स्टूडेंट को, जो PhD करने के लिए इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। और 2 लाख रुपए की रिसर्च ग्रांट भी दी जाएगी इस योजना के तहत। आपको याद ये रखना है कि ये योजना प्रारंभ कब हुई थी। ये योजना प्रारंभ की गई थी 2018-19 के बजट में। और इसमें होता क्या है, इसमें हायर इंस्टीट्यूशन में PhD कराई जाती है, वो भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। लेकिन इसके लिए एक एलिजिबिलिटी रखी गई थी, वो रखी गई थी कि गेट के स्कोर को माना जाता था। जो गेट एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को माना जाता था, उस एग्ज़ाम के जो स्कोर होता था उसके थ्रू एडमिशन दिए जाएंगे IIT और IISc जैसे विभिन्न जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें। और ये योजना जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। अगर आपको पता होगा कि ये रिसर्च फेलोशिप है तो आप ये समझ ही जाएंगे कि ये HRD मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है या HRD मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है। अभी हाल ही में इसमें किया क्या गया है, इसमें ये किया गया है कि अब PhD के लिए इच्छुक छात्रों के लिए क्या होगा, जो गेट है, ठीक है, गेट के स्कोर के साथ साथ अन्य संस्थानों के लिए भी ये अनिवार्य बना दिया गया गेट का स्कोर। जैसे पहले क्या था, IISc NIT IIT में एडमिशन लेने के लिए गेट का स्कोर मान्य था, लेकिन अब अन्य संस्थानों में भी PhDों के लिए गेट के स्कोर को वैलिडेट कर दिया गया है। उसके बाद इसमें जो एडमिशन लेना चाहेंगे PhD स्टूडेंट या PhD रिसर्चर, उनके लिए क्या होगा, एक तो सीधे डायरेक्ट प्रवेश की यानी डायरेक्ट एंट्री की बात की गई है, और दूसरा लेटरल एंट्री की भी बात की गई है। तो ये इसमें बदलाव किया गया है। बदलाव तो इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इस स्कीम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में है, जो कि 9 मई को मनाया गया है। रिसेंटली इसको मनाया गया, और इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी पक्षी क्या है, पक्षी हमारे वर्ल्ड को जोड़ते हैं या हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखो, पक्षी क्या होते हैं, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। अब जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और वहाँ के पक्षी जो हैं वो सर्दी को सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोल्ड से हॉट टेम्परेचर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद, और एक मिनट आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और जो पक्षी जिस रूट से माइग्रेट करते हैं उसको फ्लाईवे कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 3 फ्लाईवे हैं, अमेरिकन फ्लाईवे, अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। तो फ्लाईवे के बारे में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वर्ड्स फ्लाईवे इन न्यूज़, आपको बताना है कि ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए यह एक पाथ है जिस पर माइग्रेटरी बर्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। उसके बाद इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। प्रवासी यानी जो CMS है, आपने पढ़ा होगा, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, उसके बारे में। उस कन्वेंशन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। और इस बार की जो थीम थी उसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, प्रवासी पक्षी विभिन्न देशों को जोड़ते हैं, यानी इसमें होता क्या है कि पक्षी जो है एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देशों के बीच में वह एक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। किस प्रकार की कनेक्टिविटी होगी? वह कनेक्टिविटी होगी इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब होता है पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी, यानी पारिस्थितिकी तौर पर, पर्यावरण तौर पर वह एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, जब एक
मान लीजिए एक कंट्री है, ए से बी कंट्री में कोई पक्षी जाता है तो विभिन्न देशों में वह बीच में भी रुकता है, तो उन स्थानों को कहा जाता है रूट पाथ कह सकते हैं, या हम स्टॉप वे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पक्षी जो है, विभिन्न देशों में पक्षियों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? शहरीकरण के कारण, पॉल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इत्यादि कारणों के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। और कई बार क्या होता है, इन कारणों से पक्षी जो है अपना रूट भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर पक्षी आया था तो वो किसी रूट से आया था, लेकिन वहाँ क्या हुआ, शहरीकरण हो गया, इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तो क्या होता है पक्षी जब आते हैं तो वो भटक जाते हैं अपने मार्ग से। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लाईवे शब्द क्या होता है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, भारतीय डाक अब ICMR की जो परीक्षण किट का वितरण करेगा पूरे देश में। ICMR ने अभी हाल ही में एक टारगेट फिक्स किया है कि भाई 1 लाख टेस्टिंग पर डे करेगा कोविड-19 के लिए। तो उसमें अब ICMR ने अब इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता किया है, जिसमें इंडिया पोस्ट की जो 1 लाख पोस्ट ऑफिस हैं वो 1,50,000 पोस्ट ऑफिस हैं भारत में, और भारत में दुनिया से सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस पाए जाते हैं। लगभग 1,50,000 पोस्ट ऑफिस भारत में पाए जाते हैं। और इन पोस्ट ऑफिसों की मदद से क्या होगा कि ICMR जो है अपनी जो टेस्टिंग किट है वो पूरे ऑल इंडिया में पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाएगा। इन जो ICMR की जो परीक्षण किट होगी, टेस्टिंग किट होगी, उसको ले जाया जाएगा ड्राई आइस में। ड्राई आइस के बारे में आपको पता होगा, अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं दे देता हूँ आपको कि ड्राई आइस होता क्या है। ये होती है शुष्क बर्फ़, जिसको हम कहते हैं ये CO2 होती है, लेकिन कैसी, सॉलिड CO2 होती है, और इसका उपयोग किया जाता है कूलिंग एजेंट के रूप में। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो कूलिंग एजेंट के तौर पर उसका काम किया जाता है या उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि ये इसका तापमान जो होता है पानी की बर्फ़, जैसे मान लीजिए आप एक कटोरी में पानी की बर्फ़ लें और एक कटोरी में आपके पास CO2 हो ठोस, तो उन दोनों में क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है कम रहता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर है वो पानी की बर्फ़ से हमेशा कम रहता है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यह रंगहीन होती है, यानी कलरलेस होती है, और इसमें खट्टेपन की गंध आती है, श्योरनेस की गंध आती है इसमें। श्योरनेस का मतलब होता है खट्टापन। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और ये कैसी है, नॉन फ्लेमेबल है, यानी गैर ज्वलनशील गैस है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर अब 96 हो गई है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और तो सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो पाए जाते हैं हमारे भारत में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं और भूटान में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और भारत में मुख्यतः ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में ही है, इंडिया में और बांग्लादेश की दोनों की सीमा को टच करता है सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद लास्ट ईयर इनकी संख्या थी 88 और इस बार हो गई है 96, यानी 96 हो गई है बढ़कर। IUCN की रेड लिस्ट में अगर बात की जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में ये पाए जाते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में। जो IUCN रेड लिस्ट जारी करता है संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ों के लिए, तो उस लिस्ट में जो एनिमल की लिस्ट होती है उसमें बंगाल टाइगर को रखा गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें 6 कैटेगरी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा इसी सुंदरबन के कुछ फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम जान लेते हैं जल्दी से। सुंदरबन जो है वो यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस की एक प्लेस है और दुनिया में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है, लार्जेस्ट मैंग्रोव ऑफ वर्ल्ड जो है वो सुंदरबन ही है। और ये है क्या, देखो होता क्या है, आप गंगा निकलती है हमारे गौमुख से, यानी गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है और ये जाती है पश्चिम बंगाल के थ्रू का, मतलब पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर उसके बाद बिहार, फिर कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल में जाकर ये क्या होती है, बांग्लादेश में पहुंचती है और यहाँ से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों का जब संगम होता है तो ये कहलाती है पद्मा बन जाती है, ठीक है। और जब दोनों का संगम हो जाता है तो कहा जाता है इसको मेघना। यहाँ पर क्या होता है
ये जो डेल्टा आप यहाँ पर देख रहे हैं यही है सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का जो डेल्टा है उसी पर सुंदरबन मैंग्रोव पाए जाते हैं। और सुंदरबन मैंग्रोव जो है दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्लोबल टाइगर फोरम एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यह एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए प्रमोट करती है या प्रोत्साहित करती है। वर्तमान में पूरे विश्व में 97% जो है टाइगर्स की आबादी ख़त्म हो चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है। काफ़ी कम, केवल 3% ही बाघ बचे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन की एक लोन प्रोवाइड कराई है। तो ये लोन की जो राशि है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एशियन अवसंरचना बैंक जो है वो काफ़ी बड़ी बैंक है और इम्पॉर्टेंट बैंक भी है, इसलिए आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आती है कि इस बैंक के बारे में हमें कुछ जल्दी से बेसिक से फैक्ट जान लेते हैं। पहली बात तो ये मल्टी सेक्टोरल बैंक है, यानी बहुपक्षीय बैंक है और ये डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एशिया पैसिफिक रीजन में विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फंड करना। इसके अलावा ये आधिकारिक तौर पर 2015 में बनाई गई थी और 2016 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चाइना में है और इसका जो लक्ष्य है वो एशिया प्रशांत में हमने अभी डिस्कस किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के बारे में। अभी हाल ही में चीन ने अपना एक टेस्ट किया है और जो कि सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा चीन ने एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने के लिए भी डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। चीन ने अपना ये परीक्षण किया है बेनचांग परीक्षण स्थल से। तो ये सब आपको याद नहीं रखना, केवल आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट है वो किसका है? वो है चीन का। और दूसरा आपको याद रखना है कि चाइना ने अपना एक एम बनाया है कि 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाना। और चाइना का एक मिशन है तियागोंग। ये भी क्या है? यह स्पेस स्टेशन है तियागोंग। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है तियागोंग और ये चीन का एक स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है और इसको 2011 में पहली बार शुरू किया गया था और दूसरी जो स्पेस स्टेशन है वो 2016 में लॉन्च की गई थी। और अमेरिका और चीन ही, देखो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने ह्यूमन को मून पर पहुंचाया है, यानी चांद पर पहुंचाया है। और प्रथम चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर पहुंचे थे। ये आपको याद रखना है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और यूपीपीसीएस प्रीलिम बूस्टर न्यू डिस्कशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।